बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप इसी से समझ लो कि ये आईएएस ऑफिसर हैं सारे, ये एसीएस ऑफिसर हैं, आसाम के हैं। ये धीमान चकमा बहुत बड़ा नाम था, नॉर्थ ईस्ट से आए थे, करप्शन के केस में पकड़े गए, शायद 10-15 लाख रुपए में कुछ केसेस पकड़े गए। ये शायद एएसआई हैं, एसीबी के, एंटी एसीबी ने पकड़ा है इनको, ठीक है। फिर ये हैं, पहले दिन ही मैडम ने फर्स्ट डे ऑन ड्यूटी 18 बीपीएस के अंदर इनको पकड़ लिया गया। मतलब करप्शन के चार्जेस हमारे यहाँ क्या हाल है। और ये सारे लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे, इथिक्स, मोरालिटी एंड सोसाइटी, इन सब के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा भी होगा और बहुत सारा ज्ञान भी दिया होगा। और जब इनके टॉपर्स बने होंगे, ये इन्होंने अपने एग्जाम क्रैक किए होंगे, तो कोचिंग सेंटर में जाके ज्ञान भी बांटा होगा। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आवर सोसाइटी। और इसी में सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को शायद ना भी पता हो, अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हो, मतलब एफआईआर करना चाहते हो, तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आईएएस ऑफिसर के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकते हो। मतलब अगर देखा जाए तो सामने से ये आर्टिकल 14 का हनन है, कि आर्टिकल 14 बोलता है हमारे संविधान में लॉ इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सारे बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो अब आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी अगर आपने चोरी भी करी है, आपने करप्शन भी करा है, जबकि आम इंसान को पुलिस घर से उठा ले जाएगी। तो इसी को आज हम समझेंगे कि कंडीशन है क्या, और उसके साथ साथ कानून हमारे क्या कहते हैं। कानूनों की कमी नहीं है, 10 से 12 कानून हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन को रोकने के लिए। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, और सरकारें चाहे जितनी ही बदल जाएं, सिस्टम चाहे जितना ही बदल जाए, सच्चाई ये है कि कानून नहीं बदल रहा है, मतलब करप्शन कम नहीं हो रहा है। ग्लोबल लेवल पर इमेज क्या होती है और हमारी अभी इमेज है क्या, और इसके नुकसान क्या है, लॉन्ग टर्म में हम बात करेंगे कि इसके नुकसान होते क्या है। कहने को तो एक छोटा सा आसान काम है, ये करप्शन हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान क्या होते हैं। और मेन चीज़ समझो, करप्शन जब भी कभी होता है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है। जो कमज़ोर है, जो शोषित शोषित है, वंचित है, और जो ताकतवर है, इन दोनों के बीच का स्ट्रगल होता है। ये वाला इसके ऊपर करप्शन के मतलब ये देगा और ये वाला लेगा। मतलब जो पावर में बैठा हुआ उसको फ़ायदा होगा, और जो पावर में नहीं बैठा हुआ उसको नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में शायद शायद आपको लगता हो कि इसका बिजली का बिल मीटर कट गया, इसने पैसे दे के मीटर लगवा लिया। एक्चुअल में इसको नुकसान ही हो रहा है। और बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा जाता चला जाएगा। तो अगर इनइक्वालिटी है, और जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ ड्रेन कहाँ से होगी, गरीब से लेकर के अमीर की तरफ होगी। और अमीर आदमी का कौन ही हक मार सकता है, उसके साथ करप्शन कर सकते हो। जो अवेयर है, जो जागरूक है, इसका कौन करप्शन कर लेगा। अच्छा, एक और आर्गुमेंट देखने को मिलेगा कि भाई करप्शन अगर कोई बड़ा आदमी करता भी है, तो करप्शन वो कैसे कर लेगा जब तक आप उसे पैसे नहीं दोगे। मतलब एक इंसान अगर रिश्वत नहीं देता है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पुलिस वालों को आप नहीं देते हो, पुलिस वाले जबरदस्ती तो मांगते नहीं है, आप खुद ही चालान से बचने के लिए, आप खुद ही लाइन से बचने के लिए पैसे देते हो। तो एक तर्क दिया जाता है कि शुरुआत तो करप्शन की गरीब आदमी करता है, आम आदमी करता है, बड़े लोग जो हैं वो तो फिर बाद में उसका फ़ायदा उठाएंगे जब आप देने को चले जाओगे। अच्छा, एक बात समझो, ये गरीब इंसान है, ये बड़ा आदमी है, ठीक है। ये गरीब को जी से बना देते हैं, बड़े आदमी को बड़े बी से बना देते हैं, ठीक है। अब इसने तो पढ़ाई भी करी है, इसने मोरालिटी, इथिक्स, वैल्यूज, सोसाइटी, कल्चर सब पढ़ा हुआ है। इसे पता है एक्चुअल में लेना खराब चीज़ है रिश्वत, और लॉन्ग टर्म में इसका रिश्वत का नुकसान इसे भी होगा, देश को भी होगा। ये बंदा जो है, इसको भाई शॉर्ट टर्म है, सोचिए है, पढ़ाई है नहीं ज़्यादा लंबा, कुछ इसका विचार और ख्याल नहीं है, ऐसे लगता है भाई लाइन में लगा हुआ हूँ, कुछ पैसे को जुगाड़ हो जाए, लाइन से बच जाऊँ मैं। पहली बात तो इसने पढ़ाई नहीं करी, इसने एथिक्स, मोरालिटी, बड़े बड़े लेक्चर, भाषण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तो नहीं पढ़ी ना। ये बंदा कॉमन है। अब इसकी वाली जिम्मेदारी जो है, इसे कहना चाहिए लॉन्ग रन में, इसको समझ आना चाहिए ना, ये बंदे की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल रहा हो। मतलब इसे अगर एजुकेट कर दो, गारंटी से हम करें, जितना ही ज़्यादा एजुकेशन का रेट बढ़ेगा, उतना ही करप्शन कम होता जाएगा। अब करप्शन वो वाला बचेगा। करप्शन ऐसा भी होता है, ये भाई ये आईएएस ऑफिसर है, ये किसी बिजनेसमैन से ले रहा है पैसे, यहाँ पर दोनों लोग मजबूर नहीं है। ये बिजनेसमैन भी जानबूझ के दे रहा है, क्योंकि इसके बिजनेस को फायदा होगा, इसके हिसाब से पॉलिसीज बनेगी। और आईएएस ऑफिसर जानबूझ के ले रहा है, क्योंकि भाई इसको पता है कि ये दे सकता है, और ये दोनों लोग वल्नरेबल नहीं है, दोनों लोग कमजोर नहीं है। लेकिन जब गरीब इंसान से लिया जाता है, तो उसको फायदा भी नहीं होता और उसकी कंडीशन खराब होती है। तो जो ये आर्गूमेंट देते हैं कि भाई करप्शन का मेन पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट जो है वो गरीब इंसान है, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। गरीब इंसान है जरूर, लेकिन गरीब इंसान इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना आप ऑफिसर्स को साइड कर निकाल देते हो कि भाई वो तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये है हमारे महारथी, जिन लोगों ने करप्शन किए हुए। अब हमने बता दिया भाई, आईएएस ऑफिसर के खिलाफ आप कार्रवाई कर नहीं सकते हो। अगर आपको एफआईआर करानी होती है, तो सबसे पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ भारत सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत सारे कानून बनाए शुरू से ही, और आज से नहीं। 1963 सीबीआई कब बना, और सीबीआई जिस कानून से पावर लेता है वो है 1946 का, मतलब देश आज़ादी के समय का, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई का अपना कोई कानून नहीं है। तो ये कहाँ से पावर ले रहा है, इससे 46 से। और ये क्या कर रहा है, ये 63 वाले में बनाया गया सीबीआई। आज कंडीशन हमारी क्या है, सीबीआई के ऊपर ही कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, सीबीआई सीबीआई लड़ गए थे आपस में, दोनों उनके डायरेक्टर थे। तो ये कानून बन गया। फिर 1988 में हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसे 2018 में अमेंडमेंट भी किया, जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इसे अमेंडमेंट भी कर दिया। 1988, सोचो, हमारे बहुत सारे जो अभी वीडियो देख रहे हैं पैदा भी नहीं होंगे लोग,
ठीक है, तो तब का बना हुआ कानून है, लेकिन करप्शन पे कोई रोक नहीं है। 1988 में बेमानी संपत्ति जो कहते हैं अचल अचल संपत्ति में, या फिर जो कह सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति, उस टाइप का एक्ट लेकर के आए कब, 1988। और 2016 में इसे भी अमेंडमेंट कर दिया, मतलब इसको और मजबूत बनाने की कोशिश करी। तो ऐसा नहीं मजबूती में काम फर्क पड़ रहा है, भागदौड़ बराबर हो रही है। फिर 2002 में पीएमएलए, पीएमएलए के बारे में तो पता ही है, ईडी किस तरीके से पीएमएलए अपोजिशन के खिलाफ लगाती है, और उसमें से भी केवल 3% का कन्विक्शन रेट है, मतलब जिनको लोगों को सजा होती है, पकड़ा जाता है, उनमें से 3 लोग ही सजा सजा उनको मिलती है, 3% केसेस जो हैं वो सही हैं, ये भी कह सकते हैं 3% सबूत मिल पाते हैं। फिर 2003 के अंदर सीबीसी बनाई गई, जो स्पेशली पीएसयू या रेलवेज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो पीएसयू सीबीसी की भी हमने कंडीशन देख ली, क्या हुआ। आरटीआई एक्ट आया 2005 में, जिससे लोगों को जागरूकता हो। बहुत सारे संस्थान तो आरटीआई से निकाल दिए गए, आप आरटीआई डाल के देख लो, आपको बताएंगे भाई नॉट फाउंड फॉर आरटीआई, एक संस्थान आरटीआई में आता ही नहीं है। फिर 2013 में, जो 2013-14 की समथिंग सरकार बदली है, इतना बड़ा आंदोलन, अन्ना आंदोलन खड़ा हो गया। उसके अलावा बहुत मतलब बड़े बड़े नेता वहाँ से निकल के आए, मोदी जी खुद प्रधानमंत्री उसी के बाद से बने हैं। फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2 बार के सीएम, पंजाब में सरकार बना ली। लोकपाल लेकर आना था, लोकपाल इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसके बेस पे सरकारें बदल गई, पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल गया इंडिया का, लेकिन करप्शन नहीं बदला। करप्शन सेम रहा, लोकपाल भी आ गया, लोकायुक्त भी आ गया। और 2014 में विसल ब्लोअर लेकर के आए कि भाई जो कोई बंदा अगर अपने ऑफिस के अंदर करप्शन देख रहा है, तो वो अगर मान लो किसी वो को कंप्लेंट कर भी दे, तो उसके साथ अत्याचार होगा, उसे ऑफिस वाले मारेंगे, या मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो जान को, अपनी अपनी पहचान को बचा करके, अपनी जान छुपा करके बता सकता है। और उस केसेस में एज ए विसल ब्लोअर जो गवाह है उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो अपना नाम नहीं बता सकता है, ना बताए कोई जरूरत नहीं है, खाली उसके बाद पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस टाइप के केसेस अभी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। और कई केसेस में विसल ब्लोअर को आपने देखा, उन्नाव रेप केस के अंदर सामने से गवाहों को मार दिया गया, ट्रक से कुचल के मार दिया गया, वकील को मार दिया गया, उसके माँ बाप को मार दिया गया, फादर को शायद। तो कहने को तो कानून हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कानून है हमारे सिर्फ करप्शन को रोकने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है, करप्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब है करप्शन है कि रुकता ही नहीं है। अच्छा, रीजन क्या है, सबसे बड़ी बात तो है लो एजुकेशन। जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तो करप्शन चलता ही रहेगा। अब मैं फिर उस पे बात पे आ रहा हूँ कि अनपढ़ लोग भी करप्शन करते हैं क्या, पढ़े लिखे नहीं करते? ऑफकोर्स करते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों के साथ जो करप्शन होता है वो उनकी लाइफ मतलब बेसिक नीड के लिए होता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन किसी ऑफिसर को पैसे इसलिए नहीं देता, उसके खाने की दिक्कत हो रही है, खाना उसका या बिजली का तार कट गया उसका, या उसके घर राशन, उसका राशन कार्ड से नाम कट गया, इसलिए नहीं देता। वो बिजनेस के लिए देते हैं, वो अलग बात है। फिर हालांकि गलत है वो अलग बात है, लेकिन वो बेसिक नीड के लिए नहीं देते। दूसरा इन्फोर्समेंट इशू है, ये तो खैर हमारे यहाँ हर सारे कानून में होगा, जितने कानून बना लो। अब हमारे यहाँ दहेज एक्ट है, उसका मतलब क्या, दहेज लेना मना हो गया, दहेज के खिलाफ कार्रवाई बहुत सारी हुई है। उसके अलावा सेक्स को लेकर के पॉक्सो एक्ट बना दिया, रेप केसेस के एक्ट बना दिए। लेकिन सच्चाई है कि ऐसा कुछ भी कानून बना दो, लेकिन उसके बाद भी हमारी सब कुछ होता रहता है। फिर लो ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर मान लो एक बंदा इंडिया में पकड़ा गया, मतलब एक बंदा जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में उसने कोई क्राइम करा, वो चला गया वेस्ट बंगाल, वो चला गया, तो इस तरीके से स्टेट वाइज अलग कानून है, सेंट्रल और गवर्नमेंट के अलग कानून है। तो बहुत सारी वहाँ पर लूप होल मिल जाते हैं, वीक इंस्टीट्यूशन है। अब मान लो सीबीआई के बारे में बोला जाता है हमारे यहाँ कि भाई सीबीआई तो पिछले तोता है पिछले का। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब कंप्रोमाइज होते हैं तो करप्शन तो लाजिम हो जाएगा। उसके बाद लो सैलरी इंसेंटिव, हालांकि मैं ऐसे नहीं मानता लो सैलरी वाली कंडीशन को, कि सैलरी आजकल सब जगह ठीक ही है, और लो सैलरी अगर है भी तो करप्शन तो कोई परमिशन नहीं दे देता उसका। फिर गवर्नमेंट की जो अपने पे स्किल्स होते हैं उसमें सैलरी सबकी सही होती है। फिर रेड टेपिज्म है, फीताशाही, मतलब राजशाही जिसे बोलते हैं, नौकरशाही जिसे बोलते हैं। नौकरशाही में मतलब क्या है कि भाई कोई मिनिस्टर या मंत्री बैठ के तो नहीं करता एलोकेशन और फॉर पॉलिसीज बनाता, बनाते तो यही है। तो फाइल अगर कोई कंपनी खोलना चाहता है उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार में या एमपी में, तो जो हेड ऑफ द मतलब इसका डिपार्टमेंट होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश का केस आई है, एक आईएएस ऑफिसर ने शायद 5% की कट मांगी थी, बाद में उन्हें शायद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। हालांकि ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, फिर घूम फिर के भी उसी पोस्ट पे आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद में। इतना बड़ा इशू नहीं है। दिल्ली में आपने देखा होगा, जो कुत्ता घुमाने के लिए मैडम और जो सर थे, दोनों ही आईएएस ऑफिसर थे, उनके ट्रांसफर उस समय कर दिए गए, अब दोनों दिल्ली में हैं और बड़ी पोस्ट संभाल रहे हैं। तो बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई दिखती है, लेकिन बाद में उन्हें बैकडोर से ले लिया जाता है। फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, कल्चर, हमारे यहाँ एक एक्सेप्टेंस है, मान के चलते हैं कि यार थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है। ये एक एक्सेप्टेंस जो है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल लीगेसी है, क्योंकि अंग्रेज वगैरह तो हमारे देश को सुधारने तो आए नहीं थे, तो उन्होंने इस टाइप की चीज़ें भाई, सोचो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा लूट कर रही थी, सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही थी। जिस समय पर सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही थी, उस समय वो ब्रिटेन के अंदर बैंकरप्ट थी, दिवालिया घोषित कर चुकी थी अपने आप को, क्योंकि वो कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा करप्शन तो इन्होंने नहीं करा। अब हमारे सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहीं से निकल रहे हैं। तो जो कॉलोनियल लीगेसी माइंडसेट है, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम बदलना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो हमारे पावर स्ट्रक्चर्स हैं, पुलिस एक्ट हमारा 1860 का है, 1860 के पुलिस एक्ट से पुलिस चल रही है। दिमाग में वही बैठा हुआ कि पुलिस, भाई जो अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी, वो पुलिस इसलिए थोड़ी बनाई थी लोकल सर्विस देंगे, पीपल को, नागरिकों को नागरिक का जैसा अधिकार देंगे।
भाई अंग्रेजों ने तो पुलिस बनाई थी उन्हें सताने के लिए, तो आज हमारी पुलिस वैसे ही काम कर रही है। तो जो लीगेसी ऑफ द कॉलोनी है, कॉलोनियल लीगेसी है, वो सिर्फ हमारे बड़े बड़े नामों में नहीं है। आप किसी आइलैंड का नाम जो है अंग्रेज के नाम से हटाकर हिंदुस्तानी नाम रख दो, जो माइंड सेट है वो भी बदलना पड़ेगा। फिर विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन नहीं है, तो बंदा अगर डिपार्टमेंट के अंदर है भी तो उसे लगता है करप्शन हो रहा है, बोलो होने दो, मुझे क्या है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। सोशल इनइक्वालिटी है, कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोग के पास थोड़ा पैसा है, तो जितना ही करप्शन होगा, जो भी चीज़ें पॉलिसीज बनेगी, फिर पैसे ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। और अकाउंटेबिलिटी है नहीं, अगर करप्शन हो भी जाता है तो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे नेता हों, दूसरे ऑफिसर्स हों, वे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, और पता चलता है नीचे वाले एक आध बंदे को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और बाद में फिर कहानी वही हो जाती है। और सस्पेंशन में भी बता दूं होता है क्या है, मान लो किसी बंदे को सस्पेंड किया करप्शन के चार्जेस में, तो उसके खिलाफ केस चलेगा, 15-20 साल केस चलता है, तब तक उसे 50% सैलरी तो मिल रही होती है कंटिन्यू। अब मान लो इसने 50 लाख 1 करोड़ का करप्शन किया, इतनी तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, इसकी 50% सैलरी मिल ही रही है। 25 साल केस चल गया तो इतने पैसे तो वो जॉब में नहीं कमाता, और उसके अलावा घर बैठ के आराम से सैलरी मिल रही है। और जब तक केस का फैसला उसला होता है तब तक चाचा निकल चुके होते हैं। तो करप्शन करने के बाद लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है, इसलिए लोग करप्शन से डरते नहीं है। अब इसके लंबे नुकसान क्या होंगे, एक तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिल नहीं पाएंगे, रोटी कपड़ा मकान हॉस्पिटल एजुकेशन हेल्थ, इसके ऊपर बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि जब नेता पैसा खिला के जनता को आया, तो वो जनता के काम क्यों करेगा, वो फिर अगली बार के लिए पैसा कमाएगा। और जब जनता पैसा खिला के नेता से वोट दे रही है, तो जनता कैसे कह सकती है कि भाई हमें हमें अधिकार दो, फैसिलिटीज़ दो। और एक ऐसी साइकिल बन जाती है, फिर उनके बच्चे वो भी ऐसे ही करते हैं, फिर उनके बच्चे वो भी ऐसे करते हैं, फिर वो उनके बच्चे जो नेता के बच्चे वो भी ऐसे ही करते हैं। तो जैसे नेता वैसी जनता होता चला जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलते। जस्टिस की जगह पर वायलेंस हो जाता है। अब मान लो अगर जस्टिस नहीं होगा, करप्शन के देखे भाई जज अपनी मर्जी के लगा दिए गए, आपने छोटे मोटे अधिकारी अपनी मर्जी के बैठा दिए, जब जनता को लगेगा कि यार हमारा कोई सुनवाई तो है नहीं, चाहे हम शिकायतें जितनी भी कर दें। अब देखो ना, छोटे छोटे केस के अंदर किसी अगर सत्ता के खिलाफ आप बोल रहे हो तो पकड़ लिए जाते हो, और अगर सत्ता में बैठे हुए हो तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में ट्रस्ट खराब हो जाता है, फिर लोगों को लगता है कि जस्टिस कुछ नहीं। इसीलिए हमने तुमने देखा होगा आप सबने कि पुलिस वाले जिस तरीके से, अगर कोई केस आ गया, भाई रेप का केस आ गया या कोई केस आ गया, पुलिस वाले अगर ऑन द स्पॉट शूट कर देते, लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जस्टिस इतना डिले हो चुका है कि लोगों को लगता है भाई कुछ भी सही, गोली मार के इन्होंने जस्टिस तो दिया, ये केस तो पेंडिंग खत्म हुआ। तो अगर जस्टिस डिले है या जस्टिस में कोई डाउट आ जाता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन से डाउट आ जाता है, तो फिर वायलेंस होना शुरू हो जाता है, लोग फिर अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर देते हैं। फिर कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। फिर आता है डिसरिस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटीज, जो भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, सीबीआई पीईडी पे, तो डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। मान लो कल को इनके ऑफिसर्स को देख के लोगों को सल्यूट होता था, लगता था यार इस अथॉरिटी में जाएंगे, हमारी रिस्पेक्ट होगी, देश का काम करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके दिमाग में वही होता है, बाहर जाके वहाँ मतलब डिपार्टमेंट में जाके वही वैसे हो जाते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पर वो डिसरिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ट्रस्ट नहीं होता सिस्टम के अंदर, और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर एक बार ट्रस्ट टूटा तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब मान लो मैं खुद बोर्ड के एग्जाम दिए, मेरे एग्जाम के समय पर एक दो बार ऐसा हुआ कि पेपर जो है क्वेश्चन पेपर लेट आया। बिहार के अंदर भी सेम चीज़ हुई है, बिहार में जो बीपीएस का एग्जाम हुआ और पेपर लेट आया। तो मेरे कंडीशन में, मेरे केस में क्या था, मेरा विश्वास था कि ठीक है ट्रांसपोर्ट की वजह से, लॉजिस्टिक की वजह से लेट हुआ होगा। लेकिन बिहार वाले केस में क्या था, ऑलरेडी बहुत सारे बार केसेस ऐसे देखे, पेपर लीक हुआ, ये हुआ, लेट हुए, तो ट्रस्ट नहीं था। हो सकता है जेन्युइन रीजन हो पेपर लेट होने का या एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर लेट आने का, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, वहाँ पर एग्जाम नहीं दिया। क्यों? ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था, ट्रस्ट है ही नहीं सोसाइटी पे। तो वो अपनी अथॉरिटी पे उन्हें लगता है ये कोई ना कोई झोल कर रहे थे। जबकि हमारे केस में क्या था, जब हमारे पास कंडीशन में एग्जाम पेपर लेट आया, तो हमें ट्रस्ट था कि कोई नहीं, हमारी जो अथॉरिटी है वो गड़बड़ नहीं कर रही है। एक्चुअल में कोई ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक का इशू होगा, किसी वजह से लेट हो जाते हैं, ह्यूमन एरर होते हैं, हो जाती है बात, तो ऐसे करके हमने चला दी कहानी। तो ट्रस्ट अब ब्रेक होता है तो पूरे पूरे कोलैप्स कर जाते हैं सिस्टम्स। फिर बैकबोन, और जो जो हमारी जो बैकबोन है वो खराब हो जाती है, और जो पैसा है, मतलब हमारा जो रिजर्व है। अब सोचो कोई बंदा करप्शन करेगा, इंडिया की बैंक में तो रख नहीं सकता, फिर क्या करेगा, वो विदेश में जाएगा, हमारे यहाँ बड़ा चला काला धन, स्विस बैंक। ये सब क्यों आती है? इसीलिए आती है कि जब आप करप्शन कर रहे होते, एक बंदे के पास ज़्यादा पैसा होता है, विदेशों में रखता है, और विदेशों में रख के क्या करेगा, वहाँ पैसा वो यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसा बैंक वाले रख के थोड़ी बैठे होते हैं, फिर वो विदेशों को फायदा होता है हमारे पैसे से, ना कि इंडिया को फायदा होता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल गिर जाए, 90 डिग्री का पुल बना दो, 180 डिग्री का पुल बना दो, 133 60 डिग्री का पुल बना दो, एक लेन को आगे जाके 4 लेन को आगे जाके 2 लेन कर दो, कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि पैसा नेता से लेकर के, प्रोजेक्ट से लेकर, इंजीनियर से लेकर ग्राउंड तक सबको पैसा मिला हुआ है। कौन किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? कुछ नहीं होगा, एक दो लोग सस्पेंड हो गए। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं, एक तो न्यू नॉर्मल हो रहा है, जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें लगने लगा है कि भाई ठीक है यार, देश में ऐसा होता ही चला है, देश तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्हें लगेगा यार, अगर हम भी करप्शन कर लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ नॉर्मल है, देना तो पड़ता ही है। ये सभी नुकसान होते हैं। अब इसमें कर क्या सकते हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल माइंड, पुलिस का जो माइंड सेट है, जो हमारे हमने बताया 1860 के कानून से पुलिस हमारी चल रही है, उसको रिफॉर्म करना। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी अवनीश कुमार की गाइडलाइंस आई हैं, कई सारी गाइडलाइन है जिसमें पुलिस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन क्या करा जाए,
अभी तक भी ऐसी चल रही सारी कहानी। हमारे यहाँ पुलिस को बस एक ही रास्ता आता है, लोगों को मार के, पीट के, सता के और ज़बरदस्ती उठा लेके उनको बयान स्टेटमेंट उनके ले लो और उनके खिलाफ मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरीके से होता है। जबकि अगर देखा जाए दुनिया के दूसरे देशों में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, फॉरेंसिक स्टडीज़ करते हैं, केस को सॉल्व ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ केस को सॉल्व कैसे करते हैं? बंदे को उठा लो, मारो पीटो और गवाह ले लो, गवाही ले लो, नहीं तो उसके घर वालों को सताओ। इस तरीके से केस सॉल्व करते हैं। तो केस सॉल्व जब तुम्हारे पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगी तो केस सॉल्व ऐसे ही करोगे मार पीट के। फिर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोगों को राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा, ऑफकोर्स वो क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। बड़े लेवल का करप्शन तो होगा, लेकिन छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर नहीं होगा करप्शन, क्योंकि माइक्रो लेवल पर बंदा क्वेश्चन उठाना शुरू कर देगा कि अगर आप ये बोल रहे हो कि हम आपको लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो आप अपने मामा के घर से नहीं दे रहे हो। हम टैक्स देते हैं, सुबह से लेके डायपर से लेके ब्रेड से लेके अंडे से लेके सब चीज़ खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, जिसकी वजह से ना केवल हमें तुम राशन दे रहे हो बल्कि आपके घर का भी राशन हमारे ही उस जीएसटी से, हमारे टैक्स से चल रहा है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर टाइम बाउंड मैनर में सब चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट आया, कोई भी प्लान है, तो वो टाइम होना चाहिए। भाई अगर हमने ये पुल को 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं और हमने बोला 2.5 करोड़ में ये 3 महीने में बनेगा, तो ढाई अगर नहीं बना तो कौन अकाउंटेबल है? एक बंदे का नाम होना चाहिए वहाँ पर कि भाई अगर नहीं हुआ तो ये बंदा जिम्मेदार है, ये मंत्रालय जिम्मेदार है। फिर फैमिली और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। सोशल ऑडिट्स भी बोलते हैं इसे कि मतलब अगर मान लो कोई नेता कुछ कर रहा है, उसके खाली जो पार्टी के मेंबर हैं या फिर अपोजिशन वाले यही नहीं लड़ेंगे, जनता खुद उठ के सवाल करेगी कि भाई देखो आपने हमारी सोसाइटी में टैक्स का पैसा यहाँ लगाया, फालतू की जगह ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब सोसाइटी का या फैमिली का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इन द पॉलिटिक्स, और फिर बच्चे के ऊपर भी, फैमिली के अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है भाई, स्कूल में बच्चा कितनी देर के लिए जाता है? 6-7 घंटे के लिए। तो स्कूल इज नॉट द फुल टाइम इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट जो है, जो स्कूल है, वो शॉर्ट टाइम इंस्टीट्यूशन है, या जो फुल टाइम इंस्टीट्यूशन है वो घर है। घर के अंदर बताओ करप्शन क्या होता है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होता है, वो सब जब तक फैमिली नहीं बताएगी, कम्युनिटी नहीं बताएगी। ऐसा नहीं है कि करप्शन करके अगर फायदा हो गया तो सही है, करप्शन करके नुकसान होगा तो बोले हमारा बच्चा ही नहीं, ऐसे तो हमने लादा के अंगूठे लगा दिए, ऐसे घर से निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड ना हो अगर आप चाहते हो देश के भले के लिए। फिर ऐसे केसेस में नज़ीर होने चाहिए। मैं करप्शन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को, हमारे जो हायर कोर्ट्स हैं, उनको ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि अगर आपने करप्शन करा तो आपकी पुश्ते, 7 पुश्ते याद रखेंगे। चाइना के अंदर फांसी की सजा भी हुई है किसी बंदे को जिसने करप्शन किया था। उसमें जापान के अंदर भी फांसी की सजा हुई। जापान के अंदर तुरंत ही मंत्रालय से हटा दिया गया। मतलब जापान में सोचो, उन्होंने किसी चीज़ के प्राइस हाइक हुए शायद किसी कमोडिटी के, और मंत्री ने बताया ये बात की हाइक है, लेकिन उसमें थोड़ा स्माइल कर गया, उसकी वजह से उसे टर्मिनेट कर दिया गया। दिस लेवल की कंडीशन है। तो अगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो तो लोगों को लगे। फिर रिवार्ड और ऑनेस्ट देना शुरू करो। जो ईमानदार लोग हैं उनको रिवार्ड दिया जाए, जो करप्ट हैं उनको सजा मिल जाए। तो उन जो ईमानदारी है, जैसे दुबई के अंदर देखो, दुबई के अंदर एक बंदे का मैं वीडियो देख रहा था कि वो बाइक का वाला था, डिलीवरी वाला। वो जा रहा था रास्ते में, कोई ट्रॉली ट्रक जाता होगा, उसका एक ईंट गिर गई, उसने रास्ते में गाड़ी रोकी, उस ईंट को साइड से रख दिया यहाँ पर और वो चला गया। ये बात सीसीटीवी में कैच हो गई। वहाँ के जो शेख है, उसने शेख ने उस बंदे को बुलाया अपने साथ, उसने डिनर करा और डिनर के बाद उसको बहुत सारा पैसा भी दिया। अब इससे क्या होगा? इससे लोगों की अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो सोसाइटी में हमें कंसिडर किया जाता है, तो कल को और दूसरे लोग करेंगे, फिर और दूसरे लोग करेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव साइकिल बनेगी, पॉजिटिव चैन बनेगी। तो हमारे यहाँ होता क्या, उल्टा होता है। अगर आपने कुछ कर दिया और आप पार्टी के खिलाफ वाले बंदे हो तो आपके ऊपर कोई ना कोई आस्था आहत हो गई, ये हो गया, उसका एलिगेशन लगा के, मतलब अगर आप कुछ कर दो तो एलिगेशन लगा के आपको जेल में डाल देंगे। सजा तो देना, वो रिवार्ड देना बहुत ही दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम अलग अलग टॉपिक से बात करते रहते हैं। ये है हमारा चैनल पब्लिक डेस्क के नाम से। बहुत सारे इशूज़ इसमें जो भी हैं हम डिस्कस करते रहते हैं, कोर इशूज़। खाली वो नहीं जो हाइप है मीडिया में, वो हम इशू थोड़ा बचते हैं। जो कोर इशू ऑफ द सोसाइटी है उसे टच करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। पीएमएलए स्कीम में स्कैम क्या था, चाइना और इंडिया के बड़े छोटे स्कूल्स कितने कैसे कैसे होते हैं, वहाँ का स्कूल मॉडल क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिलिमिटेशन कमीशन क्या बोल रहा है, एग्रीगेटेड ग्रास रेवेन्यू जो है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वोडाफोन वाला क्या है, लेट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हमने इस पे बात की है। ओके, सो दिस वाज द होल वीडियो फॉर टुडे। कल मिलेंगे किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।